हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला में। जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सबको पता होना चाहिए कि एग्जाम डेट आ गया है, 24 सितंबर से स्टार्ट है। ना पता है कि आपका पहला दिन पड़ जाए या अंतिम दिन पड़ेगा, लेकिन 24 का तो स्टार्ट है। तो उससे पहले कि हार बनाना नहीं है, आपको करना क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट से तैयारी करने का जरूरत है। प्रीवियस ईयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है करना, ताकि आपको यह पता तो चले कि पहले किस प्रकार का प्रश्न आता था, अब किस प्रकार का आ रहा है। पहले कौन सा टॉपिक आता था, अब कौन सा टॉपिक छोड़ दिया गया। तो ये बुक आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर के लिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। साइंस और मैथ हम सुबह सर जी मिलकर खत्म कर देंगे। हिंदी इंग्लिश आप खुद से बुक के द्वारा कर लेंगे, जीके जिसको आप रट लेंगे, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। और उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट जो नए पैटर्न पे है उसका भी लगातार प्रैक्टिस सेट शाम के शाम चल रहा है, तो उसमें भी शामिल होइए। तो ज्यादा बात हम नहीं बनाए, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स, ताकि आपका दिमाग का बोझ एक हल्का हो जाए। तो बाद में जब आप सारे चीज से पक जाएंगे तो आपको मैथ पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक ना। तो मैथ समझ लीजिए कि 2010 में जो एग्जाम हुआ था 1/5/2010 को बिहार पुलिस का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न स्टार्ट होता है यहां से, गणित का 91 से। क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं तथा कोण एओसी एंगल एओसी बराबर 30 डिग्री हो, तो एंगल एओडी का समतुल्य मान क्या है। सो इजी बात है, कैसे निकालेंगे देखिए। करना क्या है कि यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं, तो दो रेखा है, एक ए बी है और एक सी डी है। इसको मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी डी। यह एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही है। अब ये काट रही है तो इसमें बताया गया है कि एंगल एओसी बराबर 30 डिग्री, मतलब एओसी ये जो एंगल है यह कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो एंगल एओडी यानी कि एओडी इस एंगल का मान बताना है, ना। एंगल एओडी का समतुल्य मान है इसका। अब देखिए डियर, अगर ये 30 डिग्री का है तो यह कितना का डिग्री का होगा। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि रेखा पर का जो ये कोण होता है लेकर यहां से लेकर यहां तक, यह होता है 180 डिग्री का। यह 30 डिग्री का है, यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री। तो ये कितना होगा, ये टोटल 180 होता है। इसका मतलब ये जो होगा 150 डिग्री का होगा, यानी कि इसके सामने वाला भी यह 150 डिग्री का ही होगा। अब 150 डिग्री का ये होगा और ये 30 है तो यह भी 30 होगा, तभी तो दोनों को मिलाकर के 180 होगा। 150 तो लिखा गया ऑप्शन में इस प्रकार से कि एंगल एओडी जो होगा वह दोगुना होगा बीओडी का। तो ये देखिए बीओडी कहां गया, बीओडी ये 30 का दुगुना है, नहीं ये 30 का तो 5 गुना है, मतलब बीओडी का 5 गुना होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज 4। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। और ये 2010 हम पेंसिल से लिखे थे, इसमें चिन्ह लगाए थे, ये 2010 में पूछा गया प्रश्न। इसको देखकर आपको घबराना नहीं, ये हम अलग से लिखे हैं, ठीक ना। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको हम प्रैक्टिकली करके बताए थे ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। आप सभी को पता है घन का मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, ये घन हो गया। ये मान लेते हैं पहले का घन है और ये बाद का घन है। और होता क्या है कि पहले का घन और बाद के घन में वृद्धि हो जाता है भुजा में 50% का। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे, ठीक ना। तो 50% वृद्धि का मतलब हुआ कि जितना ये रहेगा, अगर सपोज कि पहले घन की भुजा 2 था तो 50% बढ़ने का मतलब आधा बढ़ जाना। 100% मतलब उतना का उतना बढ़ना, 50% बढ़ने का मतलब आधा बढ़ना। आज सिंपल सोचिए ना कि 2 का यदि हम 50% निकालेंगे तो 50/100, 50 दूना 100, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 1 बढ़ा, यानी कि अब जो नया भुजा हो जाएगा वह 3 वाला हो जाएगा। तो बताना है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। और इसका जो क्षेत्रफल होता है 6 गुने फिर भुजा का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब वृद्धि की बात करें इसमें तो दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 से काहे मल्टीप्लाई हटा देते हैं।
2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कितना का वृद्धि हुआ डियर? 5 का। किस पे वृद्धि हुआ? तो 4 पे। गुना कर देते हैं 100 से, 4 के पहाड़ा में 25 बार में 25 गुने 5 यानी कि 125% की वृद्धि हुई। करेक्ट आंसर 125% ऑप्शन 4। क्या आपको समझ में नहीं आया? पूछा कि सर ये 6 काहे काटे, तो दोनों में 6 कॉमन था, काट दिए। काटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप 6 गुने 4 24 लिखिएगा, यहाँ पे 6 गुने 9 54 लिखिएगा, तब पर भी आंसर उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके आप देख सकते हैं। अब देखिए डियर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि संचय बारंबारता का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है और आपको याद होना चाहिए कि जो संचय बारंबारता होता है, जब हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स, तो उसमें संचय बारंबारता पढ़ते हैं, वो जो यूज किया जाता है वह किया जाता है माध्यिका निकालने के लिए। यह याद करने वाली बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 2010 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो सोचिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 94। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो आप सभी को 10th क्लास में पता होना चाहिए जो द्विघात समीकरण होता है वह किसके रूप का होता है। तो जो द्विघात समीकरण होता है वह होता है किस रूप का? तो डियर वह होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूप का होता है। मतलब मैक्सिमम पावर 2 चाहिए, उसके बाद पावर 1, उसके बाद पावर खत्म। लेकिन 2 से अधिक पावर नहीं चाहिए, ना तो अधिक चाहिए ना तो कम चाहिए, मैक्सिमम 2 तो चाहिए नहीं, और रूट अंडर में पावर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे, अगर इसको हल कीजिएगा तो x और x का एलसीएम, x और 1 का एलसीएम x² माइनस ये आ जाएगा 5 बराबर x²। ये इधर कर दीजिएगा क्रॉस गुना। जब ये क्रॉस गुना कीजिएगा तो x³ आ जाएगा, यानी कि इस लाइन में तो x³ आ गया, x के पावर ज्यादा आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, यह कभी नहीं होगा। उसी प्रकार से जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो x² एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में 2 बराबर 1। जब बराबर कीजिएगा तो उधर x² आ जाएगा, और x² फिर इधर लाइएगा तो ये कट जाएगा, मतलब यहाँ पे x² बचेगा ही नहीं, ये कट जाएगा तो यह बचेगा x² बदला में 0, मतलब कुछ नहीं, ए भी नहीं हो सकता है। आगे जब इसको चेक करेंगे तो इसको देखकर ही आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे रूट अंडर 3x आ गया है, पावर 2 है, और यहाँ पे रूट अंडर 3x है, तो हमको रूट अंडर हटाना है। सिंपल, यहाँ देखिए ना, ax² प्लस bx प्लस c, रूट में नहीं रहना चाहिए ये वाला x, और यहाँ पे रूट में है, तो कभी नहीं हो सकता है। अब लास्ट में जो ऑप्शन बचा, क्या उसको भी चेक करना जरूरी है? क्या आंख बंद करके सही मारेंगे? लेकिन पूछना आपका फर्ज बनता है कि आखिरकार ये द्विघात समीकरण है तो कैसे। तो इसको हल कीजिएगा आप, तो x² को अगर इधर ले आते हैं तो x² माइनस 2x² माइनस 1 और ये -4 बराबर 0, घटाएंगे तो -x² माइनस 5 बराबर 0, और ये माइनस से गुना कर देंगे दोनों तरफ, LHS RHS में, तो x² प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको हम क्या बोले कि मैक्सिमम पावर x का 2 चाहिए है। ये पार्ट रहे कोई दिक्कत नहीं है, और ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम इतना होना चाहिए। और अगर ये सब होता भी है तो रूट अंडर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे था लेकिन रूट अंडर में था, इसलिए गलती हो गई, और तो कोई दिक्कत नहीं था, ये भी हो सकता था। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट। 10th क्लास का यह बात है। आइए डियर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 95। क्या लिखा गया है? 70,000 रुपए के स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी। देखिए ना, 70,000 रुपया का 2% आप नहीं निकाल सकते, चुटकी में निकाल सकते हैं। ये 70,000 हुआ, 2% का मतलब 2/100, डबल 0 सही से हो रहा है, 700 गुना 1400, करेक्ट आंसर इस 3। यही आपका आय है, इनकम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 96। तो प्रश्न संख्या 96 में क्या लिखा गया है? तो प्रश्न संख्या 96 में लिखा गया है कि सरलीकरण के पश्चात 3x के पावर 4 y के पावर q और 18x³ y के पावर 5 का मान बताइए। यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आपको मल्टीप्लाई नहीं करने आता है? 3x के पावर 4 y के पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 18x³ और y के पावर 5। सभी को पता होना चाहिए कि अचर को अचर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई 54,
अब x के पावर 4, x वाला x के साथ गुना होगा और गुना में पावर जुट जाता है, तो x के पावर 4 आ 3 7, y के पावर 3 आ 5 8। ऐसा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? तो ये नजर आ रहा है आपको ऑप्शन 2 में। तो करेक्ट ऑप्शन 2। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी पहिया दुनिया का हो, एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वह परिमाप या परिधि के बराबर तय करता है। यानी कि यहाँ पे हमको वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा, क्योंकि चक्का वृत्त के टाइप का होता है। तो जो परिधि निकालेंगे वह एक चक्कर आएगा। पूरे 11 किलोमीटर जाना है तो 11 किलोमीटर के मीटर में बदल देंगे और एक चक्कर से डिवाइड कर देंगे, उतना चक्कर आ जाएगा। तो चक्कर नहीं आना चाहिए आपको, पहले देखिए कैसे करना है। तो वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या, मतलब ये वृत्ताकार पहिया है, ये बना दिए वृत्ताकार पहिया। इसका रेडियस दिया गया है 1.75 मीटर। हमको निकालना है एक चक्कर। एक चक्कर मतलब परिमाप, पता है ना आपको? परिमाप, परिमाप मतलब एक चक्कर। ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिखाता है, परिमाप मतलब एक चक्कर। तो सबको पता है कि ये होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 गुने 22/7 गुने आर का मान। अगर दशमलव हटा देंगे तो इतना नहीं लिख सकते, इतना तो आप जानते हैं, 175/100। अब आया बारी काटने का, तो इसको काटिए ना। काटने के लिए कौन मना कर रहा है? 2 के पहाड़ा में कट जाएगा 50 बार में, 25 के पहाड़ा में 25 गुना, 25 के पहाड़ा में 25 सते, 7 से 7 गया, 2 के पहाड़ा में 11। कुल मिलाकर देखे तो 11 मीटर आ गया इसका परिमाप, एक चक्कर। अब जाना है 11 किलोमीटर, तो कितना चक्कर लगाएगा? तो चक्कर की संख्या बराबर पता होना चाहिए कि चक्कर की जो संख्या होता है, थोड़ा हम डॉक्टरी में लिखते हैं हिंदी में, तो चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी अब बटा में एक चक्कर, एक चक्कर की दूरी, ये लिखना है। तो कुल दूरी है 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या है कि एक चक्कर मीटर में आया है। 11 गुने 1000 और डिवाइड 11 से, सबको पता है 11 से 11 कटेगा और 1000 बच जाएगा। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया होगा, आसान तरीका से बना लेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया प्रश्न में 98 में? तो लिखा गया है कि यदि x, y परिमेय संख्या है और इतना बराबर x प्लस वाई रूट अंडर 11, तब x y के मान बताना है। देखिए देखकर घबराइए नहीं, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्लियर में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है x प्लस रूट वाई रूट अंडर 11 और इसका तब एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई तो एक्स इंटू वाई नहीं, कॉमा है, मिस्टेक से लिखा गया एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई का मान है। तो ऑप्शन में इस प्रकार से दिया गया है कि एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा। तो इजी बात है, देकर घबराइए नहीं, बस सीखेंगे उसके बाद आप बना लेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा तो आप चुटकी में उड़ा सकते। करना क्या होता है कि जो लिखा गया उसको लिखिए। तो लिखा गया है 5 प्लस रूट अंडर 11 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट अंडर 11। इसको जब आप लिखेंगे 5, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। लिखा हुआ है 5 प्लस रूट अंडर 11 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 11, और यह बराबर दिया गया है किसका? x प्लस वाई रूट अंडर 11। हमको इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करना है कि इस रूप में आ जाना चाहिए। तो करते क्या है कि हरों का परिमेयकरण सबको पता होगा। तो हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है? 5 रूट अंडर 11 बाटा में 3 माइनस 2 रूट 11। हरों का परिमेयकरण में होता है कि जो नीचे वाला होता है ना, उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 बदल गए, तो 3 प्लस में 2 रूट 11 बाटा में फिर वही बात नीचे में। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि नीचे से रूट हट जाए। अब सोचिए ये से ये कट जाएगा तो एक से मल्टीप्लाई करना तो गुनाह नहीं है, एक के बदला में हम इतना लिख सकते हैं, और यह बराबर हो जाएगा x प्लस वाई रूट अंडर 11। अब यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए कि ये दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में आप माहिर होंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 5 को 3 से कीजिए, तो 5 तिहाई 15,
प्लस फिर 5 को यह मल्टीप्लाई करेंगे 2√11 से, 5 दूना 10, ये हो गया √11। फिर √11 का 3 से कीजिएगा, फिर से क्या कीजिएगा, ये √11 का 3 से, यानी कि हो जाएगा ये 3√11 प्लस ये √11 का इससे, तो 2 और √11 का मल्टीप्लाई √11 से होगा, तो क्या हो जाएगा, रूट में डबल 11 तो एक 11 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 गुने 11 लिख सकते हैं, बटा ये जो हो गया डियर a प्लस बी और a माइनस बी। सबको पता है कि a माइनस बी ए प्लस बी या a प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई में रहता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2√11 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे कर ही लीजिए ना, ताकि एक लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक ना, नहीं तो फिर कहिए कि सर समझे नहीं। और ये बराबर हो जाएगा डियर x प्लस वाई √11। जब इसको आप हल करेंगे तो एक लाइन में आप लिखते हैं डायरेक्ट 15 और 11 दूना 22, 15 और 22 हो जाएगा 37 प्लस 10√11 और 3√11 यानी कि 13√11, यह हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस 2 दूना 4 और 4 को गुना करेंगे 11 से, क्योंकि स्क्वायर होगा तो ये कट जाएगा √अंडर, तो 11 बच जाएगा सिर्फ, तो 2 दूना 4 क्योंकि ये स्क्वायर 2 पर भी है, √11 पर भी रहेगा, तो 4 गुने 11 44। तो सोचिए कि 9 में से 44 घटाएंगे तो डायरेक्ट हम -35 लिख देंगे, तो कोई कष्ट, बोलेगा नहीं सर कोई कष्ट नहीं, और यह बराबर हो जाएगा x प्लस वाई √11 के। जब इसके बराबर हो जाएगा तो करना क्या होता है, इसको बारी बारी से अलग कर लेते हैं। जब अलग करेंगे तो ये 37 बटा में 35 और ये माइनस पहले से है, तो ऐसे लिखेगा -37 बटा 35, ऐसे लिखना है। उसके बाद ये 35 इसके ही बटा में है, तो माइनस आप प्लस ये हो जाएगा -13 बटा 35 और √11, ये हो जाएगा, ये ना, या यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए और ये माइनस दीजिए और इसको लिखिए √अंडर ब्रैकेट में, और बराबर हो गया यह x प्लस में वाई √11। तो अगर आप गौर से देखें कंपेयर करके तो यह x है तो इसके साथ ये आ जाएगा, मतलब x का मान -37 बटा 35 और ये √11 है तो √11 के साथ ये आ गया है, मतलब y का मान ये लिखा गया है -13 बटा 35, मतलब -37 बटा 35 और -13 बटा 35। तो -37 -13 कहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन में देखिए तो -37 -13 बटा में 35, तो ये लिखा गया है ऑप्शन 2 में, ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अब देखिए डियर प्रश्न संख्या 99, घबराइए नहीं, अब प्रश्न आपका लास्ट होने वाला है। आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर, आयताकार हॉल है जिसकी लंबी भुजा कितना है 24 मीटर है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इजी प्रश्न है आपको, लेकिन एक बात पहले से इसमें पता होना चाहिए था। क्या पता होना चाहिए था, ये आयताकार है और जानते हैं कि आयत में सभी भुजा जो होता है, भुजा के बीच का कोण वह 90 डिग्री का होता है, और इसकी लंबी भुजा 24 मीटर, तो यह भुजा मान लेते हैं लंबी है, और इसकी विकर्ण की लंबाई दिया गया है 26, तो ये है आपका 26, और आपको बताना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताने के लिए आप सभी को पता है L इंटू बी चाहिए, तो यह L बराबर दिया गया है, तो हमको यहाँ पे B का मान चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे। आप सभी को एक बात शुरू में पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वह क्या होता है, अगर यह 5 होता है कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट में पता होना चाहिए, ये 5 ये 12 तो ये 13, तो क्या इसी का दुगना नहीं ये लिखा गया है, ये 12 के बदला में 24 है, ये 12 के बदला में 24 है, यानी कि यह 12 का कितना है 2 गुना, यह 13 होता है तो यह 13 का 2 गुना है, तो यहाँ पे होता है 5, तो 5 का 2 गुना करेंगे यह हो जाएगा 10, यानी कि B का मान आ गया 10। समझ गए, तो B का मान जब 10 आ गया तो आंसर निकल गया। L का मान कितना 24 और गुने B का मान 10, आंसर आ जाएगा 240। ऐसे ही बनेगा, ज्यादा दिमाग लगाएंगे गड़बड़ा जाएगा। तो चलिए डियर अब देखते हैं लास्ट प्रश्न।
लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। लास्ट प्रश्न में क्या लिखा गया है कि 3 के पावर n, यहाँ पे बाय मिस्टेक से 3n लिखा गया है, ये रियल में लिखा गया है 3 के पावर n इंटू 9 के पावर n प्लस 1 और डिवाइड करना है 3 के पावर n माइनस 1 इंटू 9 के पावर n माइनस 1। सभी को पता है कि ये डिवाइड लिखा गया है, तो ये घातांक और करने का प्रश्न है। यहाँ पे करना क्या होता है कि बेस को समान करना होता है। तो बेस को समान कैसे करते हैं, तो समान करने के लिए ये 9 को 3 बना लीजिए, तो 3 के पावर n, ये 9 के बदला में हम 3 के पावर 2 लिखेंगे और ये सभी का पावर n प्लस 1। इतना कन्फर्म है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड। उसी प्रकार से 3 के पावर n माइनस 1 गुने 3 के पावर 2 और n माइनस 1। इतना यदि आप मन ही मन जानते तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 3 के पावर n और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई 3 के पावर 2n प्लस 2 और ये डिवाइड 3 के पावर n माइनस 1 इंटू 3 के पावर ये हो जाएगा 2n माइनस 2। सभी को पता है कि गुना या पावर जुट जाता है, तो 3 ये इसको आपस में जोड़िएगा तो n और 2n 3n और प्लस में 2 और ये डिवाइड पावर जुट जाएगा, तो जो जोड़िएगा तो n में 2n जोड़िएगा तो 3n माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3। अब सभी को पता है कि यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड में पावर घट जाता है, तो 3 ये पावर जो है 3n प्लस 2, इसमें से आपको घटा देना पड़ेगा 3n माइनस 3। अब सभी को पता है कि 3 लिखे घटाएंगे तो ये माइनस में चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि लिखना पड़ेगा 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस और ये माइनस कुल मिला के प्लस, तो ये प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो ये प्लस 3n से माइनस 3n गायब, तो 3 आ 2 5, यानी कि फाइनली 3 के पावर 5 बचा। 3 के पावर 5 कितना होता है, तो बोलिए कि सर 3 के पावर 5 मतलब 3 बार गुना में 5 बार गुना में लिखे 3 को, तो गुना कीजिएगा तो 3 के 9 9 27 81 81 243, करेक्ट आंसर इज 2। तो आपको तो देखकर घबरा जाइएगा, लगेगा कि नहीं बाप रे बाप खाली n लिखा गया है तो इसका आंसर n वाला होना चाहिए पावर में, तो ये आंसर आप मार देते, जो कि गलत हो जाता है। यह घातांक और करने का प्रश्न है, सो इजी लेवल का प्रश्न है। चलिए अब देखिए, अरे ये तो लास्ट प्रश्न है, तो अब क्या, चलिए अब कुछ नहीं, चलिए अब आगे पढ़िएगा आप, ठीक ना। तो अब आगे पढ़िए आप सुबोध सर से साइंस का डिस्कशन, ताकि पता तो चले कि 2010 में किस प्रकार के साइंस पूछा जा रहा है, और जब 25वां सेट तक आप पहुंचेंगे तो लेटेस्ट पैटर्न तक पहुंच जाएंगे, इसलिए शुरुआत से करना जरूरी है, ठीक ना। घबराइए नहीं, आराम से कीजिए, धैर्य रख के करिए, प्रैक्टिस सेट ही आपका साथ ही देगा। अब ज्यादा आपके पास समय नहीं है कि आप टॉपिक वाइज पढ़े, तो ये पढ़े तो वो पढ़े, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर बहुत आता है प्रश्न, ठीक ना, तो प्रैक्टिस जारी रखिए। तो डियर आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सपोर्ट बनाए रखिए भाई के साथ, ताकि भाई भी आगे बढ़ेगा ना, तो और बढ़िया बढ़िया टीचर आपके इस चैनल पे आएगा। तो डियर आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपने भाई को एक बार सपोर्ट कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक दीजिए रवीन की पाठशाला को, और आगे शेयर भी कर दीजिए।